वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ENG 524 फाइनल टर्म सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 33। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। लेक्चर 33 हमारे पास है CDA एंड टेक्स्ट बुक स्टडीज़। टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू CDA एंड टेक्स्ट बुक स्टडीज़। बच्चों, आज हमने इसमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि जो CDA का स्कूल के टेक्स्ट बुक के साथ क्या लिंक है और किस तरह से टेक्स्ट बुक से ना हम सोसाइटी की वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि टेक्स्ट बुक्स का क्या किरदार है, तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है ना, उसका सिर्फ वो स्टडी का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल टूल है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, वो ये उठता है कि किस का जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, तो और किस नॉलेज को ना इंक्लूड किया गया है और किसे एक्सक्लूड किया गया है। अगर यहाँ पर हम मैकगिलक्रिस्ट के मुताबिक पढ़ लें तो ये क्या कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है ना, रिजल्ट फ्रॉम अ कम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है। जो टेक्स्ट बुक्स का प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत सारे लोग और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। और ये किसका रिजल्ट होता है? ये काफ़ी सारे कंप्रोमाइज़ का रिजल्ट होता है। हर शख्स की जो है ना, वो अपनी सोच होती है और अपने ही व्यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि टेक्स्ट बुक जो है ना, वो हमें दिखाती है कि किसी वक्त में ना जो सोसाइटी है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर आप देखें तो क्रिटिकल अप्रोचेस टू टेक्स्ट बुक डिस्कोर्स हैव हेल्प्ड रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन टेक्स्ट बुक एज कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। जो क्रिटिकल अप्रोचेस हैं वो टेक्स्ट बुक को ना समझने का एक नया तरीका देती हैं। टेक्स्ट बुक डिसाइड क्या करती है कि जो है ना, जो दुनिया है उसको समझने का सही तरीका क्या है, कौन सी जो है लाइफस्टाइल है वो डिज़ायरेबल है, उसके बाद क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं या जो अनक्वेश्चन बन जाती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें टू स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। अब CDA की दो मेन स्ट्रेंथ है। एक तो है हमारे पास फर्स्ट देयर इंसिस्टेंस ऑन रिसर्च एस्थेटिक ऑफ स्मॉलनेस एंड स्लोनेस। रिसर्च एस्थेटिक ऑफ स्मॉलनेस एंड स्लोनेस, ये आपके पास पहली है। इसमें क्या है कि CDA जो है ना, वो छोटी छोटी लिंग्विस्टिक चीज़ें जैसे कि वर्ड्स और पैटर्न्स, उन पर फोकस करता है और ये दिखाता है कि जो लैंग्वेज है ना, वो कैसे स्टूडेंट्स को एक सर्टेन जो उनकी सोच है ना या आइडेंटिटी में फिट करता है। सेकेंड हमारे पास है दे ड्रा ऑन अ टेक्स्ट बुक डिस्कोर्स टू ट्रबल मोर कंसेप्चुअल इशूज़, कि इसका ना CDA जो है वो टेक्स्ट बुक से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को चैलेंज करता है। अब वो कौन से हैं? एक तो हमारे पास है सच एज द पॉलिटिक्स ऑफ विजिबिलिटी, द रोल ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एजेंसी इन कम्बेटिंग इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन और द अपेरेंट क्लोजर ऑफ डिस्कोर्सेज या डोमिनेट डिस्कोर्सेज। तो पहले है पॉलिटिक्स ऑफ विजिबिलिटी, यानी कि किसे दिखाया गया है और किसे नहीं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि क्या स्टूडेंट्स को एक्टिव एजेंट्स बनाया गया या सिर्फ रीडर्स ही दिखाया गया। उसके बाद डोमिनेट डिस्कोर्सेज की क्या बस एक ही सोच है जिसको जो दिखाई गई है। पर हमारे पास बच्चों है कि फॉर मैकगिलक्रिस्ट देयर आर मैनी वेज टू मैप क्रिटिकल अप्रोचेस टू टेक्स्ट बुक डिस्कोर्सेज के मैकगिलक्रिस्ट के मुताबिक टेक्स्ट बुक में रेसिज्म, नेशनलिज्म, इमिग्रेशन जैसे टॉपिक्स का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनालिसिस है ना, ये CDA के अलावा जो SFL है, सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक है, और जो सोशल सेमियोटिक्स है उससे भी होता है। अब ये जो मेथड है ना, ये हेल्प करते हैं ये चीज़ समझने में कि नॉलेज किस तरह बनाया जाता है, उसके बाद नॉलेज जो है वो कितना बायस्ड हो सकता है और किस सोच को थ्योरी ऑफ नॉलेज बनाकर ना प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टू कंस्ट्रक्टिंग टेक्स्ट बुक डिस्कोर्सेज। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमारे पास ये है कि जो टेक्स्ट बुक है वो किस तरह से डोमिनेट आइडियोलॉजीज़ और सोशल हायरार्चीज़ को कंस्ट्रक्ट करती है। अब यहाँ पर दो हमारे पास द कोर सोशल कैटेगरीज ऑफ द एक्सक्लूशन एंड मार्जिनलाइजेशन आर इंपॉर्टेंट विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग स्टडीज़। रिसर्चर्स ने ना ये देखा कि टेक्स्ट बुक में कैसे जो है ना कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड किया गया है या कुछ ग्रुप्स हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, ये आपने देख लेनी है, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। उसके बाद कंज्यूमरिस्ट डिस्कोर्सेज है, नेशनल डिस्कोर्सेज है, रेसिज्म को डिने वगैरह करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर हिस्टोरिकल जो है ना एग्जांपल्स, हिस्टोरिकल और नेशनल एग्जांपल्स जो हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं। हिस्टोरिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हाइलाइट्स ये अथॉरिटेरियन फैसिस्ट डिस्कोर्सेज इन फ्रांको स्पेन, इसमें ना अथॉरिटेरियन और जो है ना फैसिस्ट आइडियाज़ प्रमोट किए गए। उसके बाद USA हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने ना इंडिजीनियस लोगों को पॉजिटिव दिखाया। और जो इसके बाद बाकी आपने पढ़ लेनी है। आप जैसे स्पेन है तो स्पेन में मुस्लिम्स को इमिग्रेट्स के ना नैरो फ्रेम में रिप्रेजेंट किया गया, और बर्मा में ना एथनिक ग्रुप्स के दरमियान नफरत फैलाई गई थ्रू टेक्स्ट बुक।
जी बच्चों, आपने ऊपर जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, हिस्टोरिकल और नेशनल, जी आपने सारी पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एगिरोस एनालिसिस कौन सा है। जो एगिरोस है ना, उसने अमेरिकन लिटरेचर टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया था जो कि क्रिश्चियन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना यूज़ हो रहे थे। ये आपने याद रखनी है चीज़। और उनका फोकस था कि ये टेक्स्ट बुक किस तरह डिस्क्रिमिनेशन और बायस शो करती हैं, किस किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। यहाँ पर कैटेगराइजेशन हमारे पास दी हुई है, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सोशल क्लास, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब इन टेक्स्ट बुक के जरिए ना स्टूडेंट्स को एक बाइस्ड वर्ल्ड व्यू दिया जा रहा था जो कि सिर्फ डोमिनेंट वैल्यूज और नैरेटिव को सपोर्ट करता है और सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर देखें 2014 इको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक इन चाइना फाइंड्स द प्रीवेलिंग शैलो इन्वायरमेंटलिज्म, यानी कि सिर्फ अवेयरनेस दी जा रही है लेकिन रियल एक्शन या पॉलिटिक्स इशू डिस्कस नहीं किए जा रहे। फिर नेक्स्ट है इन स्वीडन इको सर्टिफाइड सिटीजन्स आर इको सर्टिफाइड सिटीजन तैयार किए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें। यहाँ इन्वायरमेंटल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी और मैथ का भी यूज़ हो रहा है, ये आपने याद रखने हैं। ये इसके सेकंड लास्ट लाइन है, कंटेन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हम स्वीडन का पढ़ रहे थे और ऊपर हमने वो चाइना वाला पढ़ा था। बच्चों थर्ड टॉपिक हमारे पास है थ्योरीज ऑफ नॉलेज इन टेक्स्ट बुक डिस्कोर्सेज। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, जो मैक गिलक्रिस्ट है ना, उन्होंने उन रिसर्च स्टडीज़ को फोरग्राउंड किया जो ये दिखाती हैं कि जो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज स्टाइल किस टाइप की नॉलेज को प्रमोट करता है, पार्टिकुलरली एपिस्टेमोलॉजीज। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो हैं, SFL और मल्टी मॉडल एनालिसिस। SFL सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक, ये आपने याद रखना है। अब ये जो दोनों टूल्स हैं ना, ये टेक्स्ट बुक के डिस्कोर्सेज को एनालाइज करने का एक सेंट्रल मेथड है। SFL क्या हाईलाइट करता है, द रोल ऑफ नेचुरलाइजेशन, नॉमिनलाइजेशन, ऑथोरिकल वाइस एंड काज एंड इफेक्ट रिलेशंस इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। और ये जो है ना अच्यूगर और स्चिलेप और ग्रेल आपके पास आर्ग्यू 2014 है, ये इनकी स्टेटमेंट्स है। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है, नेचुरलाइजेशन होता है कि कोई चीज़ जिसे नेचुरल या ऑब्वियस दिखाना, जैसे कि वार का नेसेसरी कहना। नॉमिनलाइजेशन जैसे कि जो वर्ब जो एक्शन है ना, उस वर्ब या एक्शंस को नाउन में कन्वर्ट करना, जैसे कोलोनाइज्ड है तो उसको कोलोनाइजेशन। अथॉरिकल वाइज में कि जो लिखने वाला है उसका ओपिनियन है वो कितना एक टेक्स्ट में दिख रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं, ये पढ़ लिया चुगर और जो है हमारे पास गो 2015 में, इन्होंने ना हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया था, जैसे कि नॉमिनलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, जो कि रीडर्स को एक पर्टिकुलर सोच देने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैकडोनल्ड्स, इन्होंने क्या किया 2002 में मेडिकल टेक्स्ट बुक का SFL के जरिए ना एक जेनर वाइज एनालिसिस किया और ये देखा कि जो डिफरेंट मेडिकल जेनर्स है ना, उनका लैंग्वेज यूज स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को ना कैसे शेप करता है। बच्चों यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पढ़ लें मल्टी मॉडल मीनिंग मेकिंग प्रैक्टिसेस, तो मल्टी मॉडल एनालिसिस देखता है कि सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि इमेजेस, डायग्राम्स, कलर्स और लेआउट्स और विजुअल्स का भी ना क्या रोल है मीनिंग बनाने में। और यहाँ पर जो कुछ सब्जेक्ट्स थे जिन पर अप्लाई हुआ वो हिस्ट्री है, मैथ है, साइंस है और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद एक और कि जो SFL है ना, वो बताता है कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर किस आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। और जो हमारे पास मल्टी मॉडल एनालिसिस है वो ये देखता है कि विजुअल एलिमेंट्स और टेक्स्ट मिलकर किस तरह से एक पावरफुल मैसेज या नॉलेज कन्वे करते हैं। ये जब ये टॉपिक शुरू हुआ तो हमने ये दो पढ़े ना, SFL और मल्टी मॉडल एनालिसिस, तो ये दो इनके जो मेन काम है ना, ये आपने याद रखने। और ये जो दोनों अप्रोचेस हैं ना, ये टेक्स्ट बुक के हिडन मीनिंग्स और डोमिनेट आइडियोलॉजीज़ को ना समझने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है मोस्ट 2010 में, ये क्या कहते हैं, इन्होंने मोस्ट 2010, ये आपने जो मोस्ट 2010 है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलंबिया की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का ना एनालिसिस किया था, जहाँ उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की थी, एक ग्रामेटिकल मेटाफोर और दूसरा है ट्रांसिटिविटी। ठीक है, ग्रामेटिकल मेटाफोर एंड ट्रांसिटिविटी इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इन कोलंबिया, दो किए थे, जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया था, एक ग्रामेटिकल मेटाफोर था और एक ट्रांसिटिविटी था। और मॉस ने बताया कि जो कोलंबिया की टेक्स्ट बुक में ना जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसमें हिस्ट्री को ऐसा दिखाया गया है कि सब कुछ ना नेचुरली हो गया, जैसे लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आते हैं यहाँ पर मार्शिन, मैटन एंड ये जो 2010 वाले हैं, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ना क्या किया कि देखा कि जो इसमें है ISMS है, फॉर एग्जांपल कॉलोनाइजेशन, नेशनलिज्म है, वो किस तरह टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है। इनका कहना है कि जो स्टूडेंट्स की एपिस्टेमोलॉजी है ना और एक्सियोलॉजी है, डिसाइड करते हैं कि वो लेजिटिमेट नोअर है या नहीं है। यहाँ पर इस टॉपिक में लास्ट जो हमारे पास है वो है पिंटो और जो इसके साथ एक और है ओटीज़ 2008 में, इन्होंने ना चिले की टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया और इन टेक्स्ट बुक ने एलेंड की गवर्नमेंट और जो मिलिट्री कोप है ना उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे कोप है वो एक ज़रूरी हल था।
मिलिट्री कॉप दैट लेड्स टू पायोंकेट्स डिक्टेटरशिप। और मिलिट्री कॉप का मतलब होता है कि जब ना फौज है वो मुल्क की हुकूमत अपने कब्जे में ले लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास बच्चों है टॉपिक 4 एथनोग्राफिक डिस्कोर्स एनालिसिस। इसमें क्या है हमारे पास कि जो मैकगिलक्रिस्ट है ना वो कंसिडर करते हैं एंथोग्राफी को एज अ वे ऑफ सीइंग, कि मैकगिलक्रिस्ट के नज़दीक एंथोग्राफी सिर्फ मेथड नहीं है बल्कि एक नज़रिया है दुनिया को देखने का, वे ऑफ सीइंग। इस अप्रोच को क्या कहा गया, ऑन्टो एपिस्टेमोलॉजिकली कहा गया। और इसका मतलब है कि ये अप्रोच जो है ये इस बात को समझने में मदद करती है कि रियलिटी क्या है और हम किस तरह से इस चीज़ को जानते हैं। और एथनोग्राफी जो है ना वेलको 2008 में कहते हैं दैट कैन गिव अ सेट ऑफ मेथड फॉर ट्रेसिंग द ट्रेंगल्स एंड मैसनेस ऑफ आवर डेली डूइंग्स, कि ये ना हमें जो एथनोग्राफी है वो रोज़मर्रा की जो इंसानी इंटरेक्शंस को समझने पर जोर देती है, जैसे कि लोग रोज़ क्या करते हैं, रोज़ाना कैसे बात करते हैं और क्या सोच रखते हैं। उसके बाद है कि दिस में बी अ वे ऑफ सीइंग टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक डिस्कोर्स एनालिटिकल क्वेश्चंस। ये एक ना नैरेटिव कंस्ट्रक्टिव मेथड भी है जिसमें एथनोग्राफी जो है वो ऐसी बातें बनाते हैं कि जो कि दूसरी सिचुएशन में भी रेलेवेंट हो सकती हैं। और ये जो अप्रोच है ना ये हम इस्तेमाल की जा सकती है डिस्कोर्स एनालिसिस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर काम करने के लिए, सच एज द कंस्ट्रक्शन एंड फिजरिंग ऑफ द हेगमोनिक फॉर्मेशंस के, यानी जो है ना हेगमोनिक फॉर्मेशंस और यानी डोमिनेट आइडियाज़ या पावर सिस्टम किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं या किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद हमारे पास पर नेक्स्ट है एथनोग्राफिक डिस्कोर्स एनालिसिस। एथनोग्राफिक जो मैकगिलक्रिस्ट है ना उन्होंने इस अप्रोच को क्या कहा, एथनोग्राफिक डिस्कोर्स एनालिसिस कहा है। ये आपने याद रखना है। और ये जो नाम है ना ये किस चीज़ का करता है, किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, किस बात को एम्फेसाइज करता है कि जो रिसर्च है वो ना सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर फोकस्ड है बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट और हालत पर भी जिसमें लैंग्वेज यूज़ होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैकगिलक्रिस्ट हैज़ ड्रॉन एन 18 मंथ ऑफ फील्ड वर्क फ्रॉम 2009 टू 2011। यहाँ पर क्या है कि जो मैकगिलक्रिस्ट है ना मैकगिलक्रिस्ट हैं जो उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए 18 मंथ का फील्ड वर्क किया जिसमें शामिल था इंटरव्यूज़, उसके बाद इनफॉर्मल चैट्स, डिस्कोर्सेस बेस्ड इंटरव्यूज़ एंड पार्टिसिपेंट। ये आपके पास आ सकते हैं कि कितने मंथ का फील्ड वर्क था, 18 मंथ का था। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये फील्ड वर्क इंक्लूडेड इंटरव्यूज, इनफॉर्मल चैट्स, डिस्कोर्सेस बेस्ड इंटरव्यूज एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन प्रोडक्शन मीटिंग। ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज, इनफॉर्मल चैट्स, डिस्कॉर्ड बेस्ड इंटरव्यूज और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्पेशली प्रोडक्शन मीटिंग जहाँ पर ना टेक्स्ट बुक और एजुकेशनल मीडिया का मैनस्क्रिप्ट्स पर डिस्कशन होती है। फिर क्या हुआ, द लेटर लेड टू ओवर 200 आवर्स की मीटिंग तक जो है ना वो टॉक रिकॉर्ड्स की गई और ये डाटा उन्होंने डीपली एनालाइज भी किया था। 5 है टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिसेस। जो मैकगिलक्रिस्ट है ना उन्होंने जर्मनी के एग्जांपल दिए हैं ताकि जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है ना और जो टेक्स्ट बुक की प्रोडक्शन है वो क्लियरली समझ आ सके। तो पहला हमारे पास है करिकुलम कंट्रोल में क्या है कि ईच ऑफ द 16 फेडरल स्टेट इन जर्मनी हैज़ इट्स ओन एजुकेशन सिस्टम। ये आपने चीज़ याद रखनी है, including its own curricula. His research shows that content is being controlled high textbook production because curricula in Germany are currently, as in much of the world, orienting away from required content and toward required competencies. कि टेक्स्ट बुक जो है ये आपने पहले कर लेना है कि ईच ऑफ द 16 फेडरल स्टेट्स इन जर्मनी हैज इट्स ओन एजुकेशनल सिस्टम। और टेक्स्ट बुक कंटेंट जो है वो स्ट्रिक्टली करिकुलम के मुताबिक कंट्रोल किए जाते हैं। अब सिर्फ जो फोकस है ना वो इस चीज़ पर नहीं है कि अब सिर्फ जो फोकस है वो रिक्वायर्ड कंटेंट पर नहीं बल्कि जो रिक्वायर्ड कम्पिटेंसीज है ना उन पर भी शिफ्ट हो रहा है। और ये ट्रेंड क्या है, ये सिर्फ जर्मनी तक नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया में है, एज इन मच ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड हमारे पास है फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस। इसमें क्या है, जो जर्मनी के ज़्यादातर फेडरल स्टेट्स हैं ना पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक को पब्लिश करने से पहले क्या करते हैं, इंक्लूडिंग एनोनिमाइज्ड रिव्यूज़ फ्राम टीचर। एनोनिमाइज्ड रिव्यूज़ होते हैं टीचर्स के ज़रिए, उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ली जाती है। और ये जो सिस्टम है ना ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल और पॉलिटिकल अलाइनमेंट का इंश्योर होता है। थर्ड हमारे पास है पब्लिशिंग हाउसेज फॉलो प्रीवियस वर्जन ऑफ द बुक ड्यूरिंग टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन। थर्ड स्टेप क्या है कि यूज़ ऑफ प्रीवियस एडिशन, कि पब्लिशर्स जो है ना वो यूजुअली पिछली एडिशंस का कितने % यूज़ करते हैं, कंटेंट रीयूज़ करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, 70% कंटेंट रीयूज़ करते हैं। जो सिर्फ होता है ना 30% होता है वो कंटेंट नया होता है, जिसे ऑथर्स दूसरी बुक से लेकर रीराइट करते हैं, करिकुलम के मुताबिक रीऑर्डर करते हैं, टास्क हेडिंग रीफॉर्मुलेट करते हैं और डेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं। ऑथर्स के काम ना ज़्यादातर अडेप्टेशन का होता है ना कि जो नए कंटेंट है उनके फुल क्रिएशंस का। फोर्थ स्टेप हमारे पास है जो कि इन द टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन इज़ आउटसोर्सिंग विच मीन्स द बुक्स एडिटर वाज सेल्फ एम्प्लॉयड। आउटसोर्सिंग एंड कॉस्ट कटिंग कर लें। अब बुक का जो एडिटर है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है,
यानी कि ही वॉज नॉट पेड फॉर हिज आवर्स, उसको ना फिक्स पेमेंट मिलती है, आवर्स का घंटों का हिसाब नहीं होता। और जो है ना एडिटिंग आउटसोर्सेज की जाती है, जो कि कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी बढ़ाने की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। फिर बच्चों लास्ट में हमारे पास लास्ट है 33 चैप्टर का। लास्ट में ना यहाँ पर हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑथर्स दिए गए, जो ऑथर्स का कोलैबोरेशन एंड पॉलिटिक्स है ना, वो हमारे पास है। ऑथर्स की मीटिंग होती है ताकि ओवरऑल अप्रोचेस डिसाइड की जा सके, चैप्टर डिज़ाइन की जा सकें और मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट पर फीडबैक दिया जा सके। क्या क्या किया जा सके? ओवरऑल अप्रोचेस डिसाइड की जा सकें, चैप्टर्स असाइन किए जा सकें और मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट पर फीडबैक दिया जा सके। और मल्टीपल ऑथर्स होने की वजह से ना डिफरेंट जो पॉलिटिकल व्यूज़ हो सकते हैं और जो कभी कभी ना टेक्स्ट बुक प्रोडक्शंस में हर्डल्स भी बन जाते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद ये है कि जो यूजुअली है ना ऑथर्स को पॉलिटिकल व्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के मुताबिक ही होता है, जैसे लिबरल या कंजर्वेटिव होगा। तो ये था जी हमारा आज का चैप्टर नंबर 33। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 34 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।